और मुंबई के आसपास के कई इलाकों में जोरदार बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। नदियों में आए उफान के बाद लोग अपने ही घरों में फंस गए और जो घरों से बाहर थे उनके लिए घर पहुंचना मुश्किल हो गया। और नवी मुंबई से तो एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक भारी भरकम इनोवा कार देखते ही देखते पानी में समा गई। कार लहरों से कुछ दूर थी, आसपास लोगों की भीड़ थी जिसे मुसीबत साफ दिखाई दे रही थी। जब तक कि लोग कुछ समझ पाते, कार बहती हुई आगे गई और पलट गई। कार में ड्राइवर मौजूद था। फौरन गाड़ी का दरवाजा खोलकर ड्राइवर को लोगों ने बाहर निकाल लिया। बस इसी एक पल में ड्राइवर की जान बचा ली गई, क्योंकि अगले ही पल लहरें फिर कार को बहाते हुए दूर ले गईं और कार को पलट दिया। जहां लहरें इस कदर गुस्से में दिखी, वो कोई नदी या नाला नहीं बल्कि एक रास्ता है जिस पर आम दिनों में लोग गाड़ियां चलाया करते हैं। लेकिन नदियों में पानी बढ़ते ही रिहायशी इलाके और रास्ते भी पानी में लबालब भर गए, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं कई जगह पर सामने आई, जिनमें वसई भी शामिल है। वसई में एक कार के पानी में फंसने का वीडियो वायरल हो गया। एक भारी भरकम सफेद कार पानी में कागज की कश्ती की तरह तैरती दिखने लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आसपास के लोगों ने रस्सी बांधकर कार को पानी से बाहर निकाला। वहीं नवी मुंबई के भुतवली गांव में बड़ी संख्या में लोग अपने खेतों की तरफ रोज की तरह पहुंचे थे, लेकिन जब वापस पहुंचे तो रास्ते पर लहरों का कब्जा हो चुका था। 120 लोग बुरी तरह फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बीच में एक सीढ़ी बिछाई गई और फिर दोनों तरफ रस्सी बांध दी गई। फंसे हुए लोगों में 75 से ज्यादा महिलाएं थीं, लेकिन धीरे धीरे सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। ये हालात इसलिए बने क्योंकि मुंबई और उसके आसपास के कई इलाकों में बादल 24 घंटे से ज्यादा बरसते रहे। मुंबई के डोंबिवली में शुरुआती बारिश ने ही बाढ़ जैसे हालात बना दिए। पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ दिखने लगा। छोटे छोटे फासले तय करने के लिए भी लोगों को घुटने से कमर तक के पानी में डूबकर चलना पड़ा। और मुंबई के लिए हालात मुसीबत बने इसलिए हैं क्योंकि कई निचले इलाकों में लोगों के घर बुरी तरह से पानी में पहले ही डूब चुके हैं, जबकि मौसम विभाग ने अभी और बारिश की चेतावनी दी है। इसलिए जल्दी पानी निकलने की भी आशंका कम है, जबकि भिवंडी के पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। केवल गलियां ही नहीं बल्कि लोगों के घर तक पानी में डूब गए। घरों के अंदर जमा हुए बरसाती पानी को निकालने के लिए लोग मेहनत करते रहे। कुछ घरों के अंदर तो इतना पानी जमा हो गया कि बर्तन और सिलेंडर तक पानी में तैरते दिखने लगे। सोफा, मेज, कुर्सी, बिस्तर, बस यूं समझ लीजिए कि पूरी गृहस्थी कुछ ही घंटों में पानी में डूब गई। भिवंडी में मुंबई की बड़ी सब्जी मंडी है जो वीरान सी हो गई। यही हाल मुंबई के बाकी हिस्सों का भी रहा। अनुमान है कि बारिश अभी थमने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि 24 घंटों में मूसलाधार बारिश मुंबई में होगी। मुंबई के पास ठाणे में तो बरसात बड़ी तबाही की वजह बन गई। पहाड़ी का एक हिस्सा खिसककर सीधा 4 घरों के ऊपर गिर गया। हंसते खेलते परिवार मलबे के नीचे दब गए। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और मलबे के नीचे दबे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जाने लगा, लेकिन हादसे में कई लोगों की जान चली गई। सौभाग्य की बात है कि मुंबई में सामान्य से थोड़ी सी भी ज्यादा बारिश जल भराव झेलने की हम लोगों की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि वहां नालों में इतनी क्षमता नहीं है कि बारिश का पानी तुरंत बहकर समंदर या नदियों में चला जाए। और ज्यादा बारिश में रत्नागिरी से लेकर गोवा तक कोंकण का जो पूरा इलाका है, वहां मिट्टी वाले पहाड़ हैं जिनकी मिट्टी हमारा और ट्रेनों का रास्ता किसी भी वक्त रोक देती, जिससे हमें ही बचकर रहना होगा, क्योंकि बारिश हमारी मजबूरी या मूड के हिसाब से नहीं होगी। कोलकाता के पुलिस मुख्यालय के बाहर उस वक्त हंगामा होने लगा जब पुलिस कांस्टेबल के पद पर नौकरी की मांग कर रहे लोग अच्छी खासी तादाद में सड़क पर आकर बैठ गए। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी पर नाराजगी जताई और इसी बात पर उनका गुस्सा पुलिस मुख्यालय के बाहर फूट पड़ा। लेकिन बड़ी तादाद में धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ दिया। इसके लिए उन्होंने उन पर जमकर लाठियां बरसाईं। ऐसे में किसी के कपड़े फट गए, किसी को कुछ दूरी तक घसीटा गया, तो कुछ लोगों को बहुत मुश्किल से पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया। पुलिस की पकड़ में आने के डर से वो लोग इधर उधर भागने लगे। वहां अफरा तफरी मच गई। इससे पहले वो प्रदर्शनकारी वहां से जाने को तैयार नहीं दिखे। उन्होंने हाथ जोड़कर पुलिस वालों से विनती की कि वो उनके प्रदर्शन में बाधा न बने, लेकिन उनकी किसी बात का असर उन पुलिस वालों पर नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द नौकरी पर रखा जाए। জয়েন লেটারে আমাদের ডেট অফ জয়েনিং ছিল 28 জানুয়ারি 2021, কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমাদের জয়েন করায়নি। इस हंगामे की वजह से पुलिस मुख्यालय के सामने वाली सड़क जैम हो गई। वहां से लोगों का आना जाना रुक गया। लेकिन जब पुलिस एक्शन में आई तो कुछ देर बाद गाड़ियों का अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना धीरे धीरे ही सही लेकिन शुरू हो गया।
सौभाग्य की एक बात है कि बेरोजगार होना अपने आप में बड़ी सजा है और नौकरी पाने की हर परीक्षा पास करके भी बेरोजगारी झेलनी पड़े तो कोलकाता के नौजवानों की तरह सब्र जवाब दे ही जाता है, जिन्होंने 2 साल पहले पुलिस में भर्ती होने की परीक्षा पास कर ली और पिछले साल इंटरव्यू भी दे दिया, लेकिन अब तक उन्हें कोई ये बताने वाला नहीं है कि नौकरी शुरू कब से होगी। मुंबई के बोरीवली इलाके से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां जमीन के विवाद में कुछ लोगों ने सरेआम तलवारबाजी की, जिससे अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि 2 पक्षों में लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। इसी बीच एक पक्ष के वकील को दूसरे पक्ष के लोगों ने घेर लिया, जिसके बाद उन्होंने तैश में आकर तलवारें निकाल ली। इससे पहले कि वो वकील और उनके साथी कुछ समझ पाते, उन लोगों ने उन पर हमला कर दिया। एक आदमी तो तलवार लेकर उन लोगों के पीछे ही दौड़ पड़ा। इस तलवारबाजी से वहां हड़कंप मच गया। वकील और उनके साथी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन उन लोगों पर तो जैसे खून सवार था। वो इस कदर तलवार लहराने लगे जैसे एक ही झटके में वो उनका काम तमाम कर देना चाहते हो। कुछ लोग तो डंडों से भी वार करते नजर आए। इस हमले से वकील बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इससे पहले वहां काफी देर तक जमीन के मुद्दे पर बहस होती रही। खबर है कि इस वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सौभाग्य की बात है कि फुट भर जमीन के लिए देश के गांवों में खूनी फसाद हो जाता है। फिर ये तो मुंबई में जमीन का विवाद है, जहां जमीन का छोटा टुकड़ा भी करोड़ों का होता है। और बताया जा रहा है कि बोरीवली में जमीन पर 2 दावेदारों की लड़ाई कई साल से अदालत में लड़ी जा रही, जिससे चिढ़कर एक गुट ने दूसरे गुट के वकील और उनके सहयोगियों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें पुलिस ने 1.5 दर्जन लोगों पर केस दर्ज किया, जिनमें कुछ पकड़े भी जा चुके। महज 24 घंटे की बारिश के बाद पूरी दिल्ली पानी में डूबी हुई दिखने लगी। मुसीबत इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि हफ्ते के पहले ही दिन जब लोग अपने दफ्तरों के लिए निकले तो कहीं ट्रैफिक जैम से सामना हुआ तो कहीं कई फीट तक जमे पानी से, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। दिल्ली के पुल प्रहलादपुर का सबवे हर साल की तरह बाढ़ का एहसास कराने लगा। हालांकि अच्छी बात यह हुई कि इस बार सरकारी एजेंसियों ने हालात बिगड़ने से पहले ही रास्ता बंद कर दिया था। कि पुल प्रहलादपुर जो सबवे है वो पूरी तरीके से यहाँ पर बारिश का पानी भर चुका है और जिसके वजह से ये जो सड़क है बदरपुर और महरौली जाने वाली ये जो सड़क है, इस सड़क को बंद कर दिया गया है। लेकिन जहाँ रास्ते खुले हुए थे वहाँ पर गाड़ियां फंसी हुई जरूर दिखी। दिल्ली के नरेला के अंडरपास में एक बस फंस गई। पानी कितना था इसका अंदाजा ये देखकर लगाया जा सकता है कि बस के टायर दिखने बंद हो गए। तिमारपुर में हालात इतने बिगड़े कि सड़क एक ट्रक का बोझ नहीं झेल पाई। ट्रक का एक पहिया सड़क में ही धंस गया और घंटों तक फंसा रहा। सदर बाजार के पास की आजाद मार्केट का हाल भी ऐसा ही रहा। सड़कें दिखनी बंद हो गईं और दुकानों के शटर तक पानी में डूबे दिखे। सड़क से गुजरने वाली कई गाड़ियां बंद हो गईं, जिन्हें धक्का लगाकर पार लगाना पड़ा। ऊंचाई से ली गई तस्वीरों में बाजार की बदहाली साफ दिखी, जबकि दिल्ली के नजफगढ़ की मुख्य सड़क पर तो बारिश के कारण बाजार खुल ही नहीं पाया। सड़कें ही नहीं, दुकानें भी पानी में डूबी रहीं। जरूरी कामों के लिए घर से निकले लोग पैदल ही कई फीट पानी के बीच चलते दिखे। कुछ बसें बंद हो गईं और जो गाड़ियां सड़कों पर खड़ी हुई थीं, पानी की वजह से उनके पहिए दिखने बंद हो गए। लेकिन हालात दिल्ली के लिटियन जोन के भी खराब रहे। ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गई और कई फीट तक पानी सड़कों पर जमा हो गया, जिसकी वजह से कई जगहों पर पानी निकालने के लिए मशीनें लगा दी गईं। ज्यादा मुसीबत इसलिए भी हुई क्योंकि एक बार शुरू हुई बारिश का दौर थमा ही नहीं। दिन भर आसमान में सूरज के दर्शन नहीं हुए और हल्का अंधेरा छाया रहा, इसलिए गाड़ियों और बसों की हेडलाइट भी बंद नहीं हुई। राजधानी के कई वीवीआईपी इलाकों में भी कई फीट तक पानी जमा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ठीक सामने है और सुप्रीम कोर्ट के पीछे की तस्वीरें हैं जहां पानी इतना ज्यादा भर गया, तो आप जरा समझिए कि दूर दराज के इलाकों में क्या स्थिति है। ऐसे ही हालात की वजह से सड़कों पर लोग घंटों तक रास्तों पर फंसे रहे। सबसे खराब हालत दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाले रास्तों पर दिखी, जिनमें ओखला की मुख्य सड़क भी शामिल है। कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं ओखला के पास और यहाँ पर तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे। कैमरे की लेंस जहाँ भी जाएगी आपको केवल जैम ही जैम दिखेगा। ट्रैफिक केवल कुछ घंटों के लिए नहीं फंसा, बल्कि आईटीओ जैसी अहम जगहों पर तो शाम तक गाड़ियां यूं ही रेंगती हुई दिखाई दी। सौभाग्य की एक बात है कि थोड़ी सी बारिश के बाद दिल्ली का हर साल ऐसा ही हाल होता है। और 5 साल पहले दिल्ली पुलिस ने ऐसे 150 से ज्यादा इलाकों की लिस्ट भी बनाई थी जहां बारिश होते ही सड़कें तालाब जैसी दिखने लगती। लेकिन समस्या की पहचान करने के बाद भी उसका समाधान नहीं ढूंढा जा सका। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में पानी आफत बनकर बस रहा। वहां सुबह 3 बजे से शुरू हुई बारिश के ज्यादातर इलाकों में कमर तक पानी भर गया और ऐसे हालात हो गए कि गुरुग्राम समंदर जैसा लगने लगा। सेक्टर 10 में तो सड़कों पर पानी की बहती धार समंदर की लहरों से कम नहीं लगी। वहां से जो तस्वीरें आई उन्हें देखकर एक बार तो ऐसा लगा कि पूरा शहर ही डूब गया है।
क्या सड़क, क्या घर और क्या अंडरपास, जिधर नजर गई पानी ही पानी दिखा। कहीं घुटनों तक पानी तो कहीं कमर तक, कहीं गाड़ियां पानी में डूबी तो कहीं लोग पानी में फंसी अपनी स्कूटी को बचाने की जद्दोजहद में जुटे नजर आए। नौबत ये आ गई कि आसमान से बरसते पानी के बीच लोग सड़कों पर भरे पानी में डूबकर और एक दूसरे का हाथ पकड़कर आते जाते दिखे। वहां कहीं कहीं पर तो सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा था जैसे वो सब कुछ अपने अंदर समा लेगा, और कहीं पर वो झरने के पानी जैसा लगा। अंडरपास में तो इतना पानी भर गया कि वो बंद ही हो गए, क्योंकि अगर गाड़ियां उनसे गुजरती तो डूब जाती और लेने के देने पड़ जाते। हफ्ते के पहले ही दिन गुरुग्राम में हुई तेज बारिश लोगों के सर पर मुसीबत बनकर आई। लोगों को काम पर जाना था, लिहाजा वो घर से निकले और सड़कों पर भरे पानी में ऐसा फंसे कि दफ्तर समय पर पहुंचना ही मुश्किल हो गया। जल भराव ने न गाड़ी में सवार लोगों को बख्शा और न ही पैदल चलने वालों को। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आईं जहां लोग अपनी गाड़ी को धक्का देकर बाहर निकालते दिखे। ऐसा है कि बस ऐसा लग रहा है हवा में उड़ जाएगी, हवा में बिल्कुल बह जाएगी गाड़ी, और बहुत बुरा हाल है। स्कूटी या बाइक पर निकले लोगों की तो शामत ही आ गई, क्योंकि उनके लिए घुटनों तक भरे पानी से गुजरना मुसीबत को दावत देना था। रह गए पैदल जाने वाले तो वो भी नहीं बचे और अपना सामान कंधे पर रखकर जैसे तैसे आगे बढ़ने की कोशिश करते नजर आए। दावा किया गया था कि 2 IAS अधिकारी और 13 HCS अधिकारी जो हैं वो गुरुग्राम में जल भराव की स्थिति पर नजर रखेंगे ताकि शहर में जल भराव जो है ना हो। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में उन अधिकारियों के दावों की पोल खोल रहे हैं। जल भराव से न सड़कें बची न रिहायशी इलाके, रही सही कसर जैम ने पूरी कर दी। और बारिश से पहले किए गए प्रशासन के सारे दावों की पोल खुल गई। कुछ घंटों की तेज बारिश से गुरुग्राम के सेक्टर 31 और सेक्टर 40 समेत दर्जनों इलाकों की रफ्तार रोक दी उन्होंने। इन जगहों पर लोगों के घर और सड़कें ही नहीं डूबी, बल्कि पुलिस थाना भी डूब गया और इसके चारों तरफ पानी ही पानी दिखा। इस पुलिस थाने में खड़ी गाड़ियां भी डूब गईं। चारों ओर भरे पानी ने पुलिस वालों का आना जाना मुहाल कर दिया। आसमान से बरसी आफत सरकारी अस्पताल को भी ले डूबी। वहां नौबत यह आ गई कि मरीजों को ट्रैक्टर से लाना पड़ा। सरकारी अस्पताल है, उसके सामने खड़ा हूँ। यहाँ की स्थिति भी कुछ ऐसी है कि चारों तरफ पानी पानी भरा है। लोगों को अस्पताल तक में जाने के लिए दिक्कत आ रही है। दिल्ली NCR में इस बार कम बारिश का अनुमान है, लेकिन गुरुग्राम में जो हालात हुए उन्होंने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। उस पर मौसम विभाग ने कहा कि अगले कुछ दिन बादल ऐसे ही बरसेंगे, यानी जो बारिश अब तक राहत वाली थी वो अब मुसीबत वाली बन सकती है। सौभाग्य की बात है कि गुरुग्राम में कुछ घंटों की बारिश के बाद ही जल भराव हो जाता है और इस बार तो वहां 24 घंटे से ज्यादा समय तक लगातार बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कें पानी में डूबी और फिर पानी लोगों के घरों में भी घुस गया, जिसके बाद लोग वहां के नगर निगम पर भुनभुनाते रहे, जिसने जल भराव से निपटने का चाक चौबंद इंतजाम करने का दावा किया था। कोरोना की वजह से इस साल भी महाराष्ट्र के पुणे में शर्तों के साथ विट्ठल यात्रा निकाली गई। ये यात्रा सोलापुर के पंढरपुर जाकर पूरी होगी, जहां राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ विट्ठल मंदिर में सुबह पूजा करेंगे। और इससे पहले कई शर्तों के साथ ये यात्रा बसों के जरिए निकाली गई। परंपरा के मुताबिक संत तुकाराम की पादुका लेकर श्रद्धालु रवाना हुए, लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए पैदल के बजाय उन्हें 2 बसों में ही यात्रा करने की मंजूरी दी गई, वो भी कम श्रद्धालुओं के साथ। इन नियमों का पूरी तरह ख्याल रखते हुए 2 बसें पंढरपुर के लिए निकली, जिन पर जगह जगह लोगों ने गुलाल और फूल बरसाए। इस यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था न बिगड़े और साथ ही कोरोना नियम न टूटे, इसलिए पुलिस की भी कई गाड़ियां उन बसों के साथ साथ चलती रहीं। यात्रा को निकालने से पहले पुणे के देहू में संत तुकाराम मंदिर में पूजा अर्चना भी की गई। सौभाग्य की बात है कि आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पंढरपुर यात्रा की परंपरा करीब 800 साल पुरानी, जिसमें लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेते रहे हैं। लेकिन पिछले साल से लोगों की श्रद्धा भी सिर्फ परंपरा निभाने तक सिमट गई, क्योंकि महामारी का ये अभूतपूर्व संकट जिससे हम बचे रहेंगे तभी हमारी श्रद्धा और उससे जुड़ी परंपरा भी बच पाएगी। दिल्ली की कई जगहों से सड़कों के धंसने की घटनाएं सामने आई। द्वारका में दिल्ली पुलिस के एक जवान की गाड़ी अचानक सड़क में समा गई और सड़क में इतना गहरा गड्ढा हो गया कि पूरी कार ही सड़क के नीचे पहुंच गई। जहां गड्ढा हुआ उसके आसपास के एक बड़े हिस्से पर लोगों की चहलकदमी तक रोक दी गई। एक बड़ी मशीन से कार को ऊपर खींचा गया, लेकिन मशीन को भी काफी दूर ही खड़ा किया गया। सड़क के नीचे पहुंची कार को देखने के लिए ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ ऐसी ही घटना ITO पर भी हुई, जहां एक बस का अगला पहिया सड़क में धंस गया। सौभाग्य की बात है कि इमारतें, सड़कें, मेट्रो और फ्लाईओवर बनाने के लिए हम लोगों ने दिल्ली की जमीन खोद दी और जमीन के अंदर का पानी तो हम लोगों ने पहले ही सोख लिया था। इसलिए अब बारिश होने के बाद दिल्ली में सड़कें धंसने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे बचने का कोई तरीका अब किसी की समझ में नहीं आ रहा।
मुंबई से दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस को हाईटेक डिब्बों से लैस कर दिया गया। इसके लिए तेजस ट्रेन के डिब्बों में जरूरी बदलाव किए गए और फिर उन्हें राजधानी एक्सप्रेस के पुराने डिब्बों से बदल दिया गया। तेजस की बैठने वाली सीटों की जगह इन नए डिब्बों में यात्रियों के सोने लायक सीटें लगाई गईं। इसके अलावा कुछ और जरूरी बदलाव भी किए गए। दावा किया गया कि ये नए कोच पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित, बेहतर और आरामदेह भी हैं। राजधानी एक्सप्रेस को रेलवे ने अपग्रेड कर दिया है और तेजस जैसे कोच इस ट्रेन में लगा दिए हैं। मुंबई से दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस में ऐसे 20 कोच लगाए गए। इन डिब्बों में सीसीटीवी कैमरों के अलावा एक स्मार्ट स्क्रीन भी लगाई गई है, जिससे यात्रियों को आने वाले स्टेशन समेत कई दूसरी जानकारियां मिलती रहेंगी। यही नहीं, इसके टॉयलेट भी पुराने डिब्बों से बेहतर दिखाई दिए। यात्रियों की सुरक्षा के लिए इसमें टॉकबैक सिस्टम और आधुनिक दरवाजे लगाए गए हैं। तो ऑटोमेटिक डोर्स लगे हुए हैं, जैसे कि आप उसको ओपन क्लोज जब गार्ड करेगा तभी हो, जिससे कि सेफ्टी पैसेंजर्स की काफी ज्यादा इंक्रीज होगी। राजधानी एक्सप्रेस के बाद अब लंबी दूरी की कई दूसरी ट्रेनों में भी ऐसे ही हाईटेक कोच लगाने की तैयारी है। सौभाग्य की एक बात है कि राजधानी एक्सप्रेस में ट्रेन के नए डिब्बे आरामदायक होने के साथ साथ पहले से कई गुना ज्यादा सुरक्षित भी हैं, जिसके लिए सभी डिब्बों में फायर अलार्म और सेंसर भी लगाए गए हैं, जिनमें धुआं पहुंचते ही ट्रेन खुद ब खुद रुक जाएगी। मध्य प्रदेश के डिंडौरी से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां मंत्री से मिलने पहुंचे कांग्रेस विधायक की प्रशासन से झड़प हो गई। शिवराज सिंह सरकार में मंत्री मोहन यादव वहां एक कॉलेज के लिए भूमि पूजन करने पहुंचे थे, जिसकी जानकारी मिलने पर वहां से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम भी वहां पहुंच गए, लेकिन वहां मौजूद अधिकारियों ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। इसके बाद विधायक ने हंगामा शुरू कर दिया। आप बोल दीजिए मंत्री से नहीं मिला ड्राइवर इसमें, आप बोल दीजिए। विधायक के कई बार अपील करने के बाद भी वहां मौजूद कलेक्टर और पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया, जिससे नाराज विधायक सड़क किनारे जमीन पर बैठ गए। अरे भैया मैं मिल लूंगा, चलो यहीं बैठ जाता हूँ। विधायक को धरने पर बैठा देख वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों ने ताकत का इस्तेमाल कर उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की। वो भाग न सके, इसलिए एक अधिकारी ने उनको पीछे से पकड़ लिया। इसी बीच मंत्री मोहन यादव का काफिला भी वहां से गुजर गया। मंत्री जी सुन तो लो, अरे मंत्री जी सुन तो लो। मंत्री मोहन यादव के जाने के थोड़ी देर बाद विधायक भी वहां से चले गए। सौभाग्य की एक बात है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के सरकारी दौरे पर उस इलाके के सांसदों और विधायकों को प्रोटोकॉल के तहत प्रशासन की तरफ से निमंत्रण भेजा जाता है, लेकिन डिंडोरी के विधायक ओमकार सिंह मरकाम इससे पहले सीएम के दौरे में हंगामा कर चुके थे। इसलिए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर उनको डिंडोरी के प्रभारी मंत्री के कार्यक्रम से दूर रखा, तो मंत्री से मिलने के लिए विधायक ने कोहराम मचा दिया। जासूसी के आरोपों पर संसद में केंद्र सरकार ने सफाई दी। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि सरकार ने अपने ऊपर लगे जासूसी के आरोपों को बेबुनियाद और तथ्यों से परे बताया है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बयान दिया कि पहले ऐसे आरोप लगे थे, लेकिन उस रिपोर्ट में कोई आधार नहीं था और पहले आई रिपोर्ट को हर पक्ष ने खारिज भी कर दिया था। बयान में यह भी कहा गया कि जिन लोगों के नाम लिए गए उनके पीछे कोई आधार नहीं है। सरकार ने इस रिपोर्ट को भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश बताया। भारत में काम कर रहे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ने भारत के कई पत्रकारों और विपक्ष के नेताओं की जासूसी कराए जाने का आरोप लगाया था और दावा किया था कि यह काम 2019 के लोकसभा चुनाव में इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए किया गया था। बकरीद पर छूट देने के केरल सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि कांवड़ यात्रा से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने केरल सरकार के बकरीद से जुड़े फैसले का जिक्र किया और सख्त रुख दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से पूछा कि महामारी के खतरे के बीच उसने बकरीद के मौके पर लॉकडाउन में 3 दिन की छूट क्यों दी। अदालत ने इस मामले में वहां की सरकार को जवाब देने के लिए कहा। साथ उसने मामले की गंभीरता को देखते हुए निर्देश दिया कि सुबह इस मामले की सुनवाई सबसे पहले होगी। ये मामला ऐसे समय में सामने आया है जब कोरोना की वजह से कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई। भारत और नेपाल के बीच जल्द ही रेल सेवा एक बार फिर शुरू हो सकती है। न्यूज 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि बिहार के जयनगर रेलवे स्टेशन से नेपाल के कुर्था स्टेशन के बीच जल्द ही ट्रेन चल सकती है, जिसके लिए दोनों स्टेशनों के बीच 35 किलोमीटर लंबी एक रेल लाइन तैयार की गई है और इस पर एक दिन पहले ट्रेन का सफल ट्रायल भी किया गया था। बताया गया कि इस रेलवे लाइन पर 110 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन दौड़ी। 2014 से बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकपुर के बीच ट्रेनों का आना जाना बंद है, जिसे एक बार फिर शुरू करने के लिए करीब 70 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन पर काम चल रहा है। उसी का आधा हिस्सा है जयनगर से कुर्था के बीच ये रेलवे लाइन, जिस पर ट्रायल किया गया।